हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक गणेश विद्या क्लासेस। आज लेसन 2 ही हमारा चल रहा है। लेसन 2 है होल नंबर्स। उसकी एक्सरसाइज आज 2.3 सॉल्व करेंगे। 2.2 हम पिछली वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज फिनिश कर चुके हैं। आज 2.3 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, यानी कि हमको नीचे ये चार खंड दे रखे हैं। इन चार के जो ऑप्शन है, चार के ऑप्शन है इस प्रश्न के, पहले क्वेश्चन के, उन चार ऑप्शन में से किसको हल करने पे जीरो प्राप्त नहीं होता है। अब कैसे पता चलेगा? हम चारों को पहले क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हमको पता चल जाएगा किसको हल करने पे जीरो प्राप्त नहीं होता है। चलिए फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट है 1 प्लस जीरो। फर्स्ट है 1 प्लस जीरो, तो 1 प्लस जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस जीरो इक्वल टू 1 ही होगा। 1 में से जीरो को ऐड करते हैं तो हमेशा 1 ही आएगा। मतलब किसी भी संख्या को जीरो से प्राप्त करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक हो गया? चलिए फॉर एग्जाम्पल वैसा भी कर सकते, 2 प्लस जीरो कर दो तो 2 प्लस जीरो इक्वल टू 2 ही रहेगा। 3 प्लस जीरो इक्वल टू कर दो, 3 प्लस जीरो इक्वल टू 3 रहेगा। 10 प्लस जीरो इक्वल टू 10 ही रहेगा। वही संख्या प्राप्त होती है अगर जीरो को किसी भी संख्या से ऐड करेंगे तो उसी प्रकार से 1 प्लस जीरो इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक हो गया? सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकेंड है 0 इंटू जीरो, तो 0 इंटू जीरो का मतलब क्या हो गया? जीरो हो जाएगा। 0 इंटू जीरो का मतलब 0। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 0 अपॉन 2, यानी कि जब हम क्या करेंगे, 2 से 0 को डिवाइड करेंगे। जब 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? फिर मान 0 ही प्राप्त होगा, 0। ठीक हो गया? यानी कि किसी भी संख्या से जब 0 को डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे 2 को आप 0 से डिवाइड कर लेते हैं तो 2 0 0, कितना हो जाएगा? वैल्यू तो 0 प्राप्त हो गई, क्वेश्चन 0 प्राप्त हो गया, इसलिए मान हो जाएगा 0। आपको एक दूसरी संख्या ले सकते हैं, 10 को आप 0 से डिवाइड करिए तो 10 0 0, तो कितना वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 0 प्राप्त हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी संख्या से, कोई भी संख्या 1 है, 2 है, 10 है, 100 है, कोई भी संख्या है, यदि आप उसको 0 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या प्राप्त होती है? 0 ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे 0/2 का मतलब 0 ही हो जाएगा। अगला यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देख लीजिए, 10 माइनस 10। अब 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 0। और ये अपॉन टू ऐसे आ जाएगा। अगेन 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 ही प्राप्त होगा। अभी तो बताया था कि किसी भी संख्या से 0 में डिवाइड करेंगे हमेशा 0 ही प्राप्त होगा, इसलिए आप आएगा 0। अब प्रश्न ये था कि इन चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन को हल करने के, या कौन सा ऑप्शन 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता है, यानी कि इसको हल करने पे 0 नहीं आता है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, पहला वाला देख लीजिए। पहले वाले में क्या रहा? हल करके 1 आ रहा है। ठीक है? यानी कि पहले वाले में क्या नहीं आ रहा? 0 नहीं आ रहा है। बाकी सारे तीनों ऑप्शन में क्या करके सॉल्व करके 0 आ रहा है। तो फिर कौन सा ऑप्शन 0 रिप्रेजेंट नहीं करेगा? तो कौन सा हो जाएगा? पहला वाला हमारा आंसर आ जाएगा कि पहले वाले को हल करने पे 0 नहीं आता है। इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला होगा। इसको हम ऐसा लिख भी सकते हैं, आंसर पे नीचे लिख देना इसके, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हियर ओनली ए वाला ऑप्शन, ए वाला। अब ए वाला ऑप्शन क्या है? 1 प्लस जीरो, इसको बड़े ब्रैकेट, ए वाला ऑप्शन है जो कि 1 प्लस जीरो वाला है, विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। आप इस प्रकार से आंसर को लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ ए वाला ऑप्शन है जिसका जो 1 प्लस जीरो है उसका मान 1 होता है, यह क्या करता है? 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये पहले का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ के फिर करते सॉल्व। If
if the product of two whole numbers is zero, if the product of two whole numbers is zero, ठीक है, can we say that one or both of them will be zero? Justify through examples. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार उसको समझ लेते हैं. If the product of two whole numbers is zero, यानी कि बोलने का मतलब कि दो संख्याओं को, बोला दो संख्याओं को गुणा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जीरो होता है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, जीरो, मतलब कोई भी दो संख्या है और उनको गुणा करने पे जीरो प्राप्त होता है. तो जीरो प्राप्त कब होगा, किस कंडीशन के लिए होगा, आगे पढ़ लेते हैं. कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, क्या एक संख्या उस पे जीरो होनी चाहिए या दोनों संख्या उस पे जीरो होनी चाहिए, तब उनको गुणा करके शून्य प्राप्त आएगा, जीरो प्राप्त होगा. इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है. यानी दो संख्याओं का गुणनफल जीरो है. प्रश्न ये है दो संख्याओं का गुणनफल जीरो है. अब जो दो संख्या गुणा हमने की है, कि बोला क्या उनमें से एक संख्या जीरो होनी चाहिए या दोनों की दोनों संख्या जीरो होनी चाहिए, तब उनका गुणनफल जीरो आएगा. तो उसने बोला है जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल, बोला इसका क्या करिए, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाइए. तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं. पहले जस्टिफिकेशन यहां पे लिख लेते हैं, पहले जस्टिफिकेशन. या तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं उसको सिद्ध करने के लिए. जैसे कि मैंने लिया, क्या उनमें से एक जीरो होना चाहिए, चले एक तो मैं ले लेता हूं जीरो इंटू मैंने कर दिया वन, तो जीरो इंटू वन कितना हो जाएगा, जीरो. वन को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, नहीं, जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जीरो ही प्राप्त होता है. जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही प्राप्त होगा. फॉर एग्जाम्पल आप 2 इंटू जीरो कर दिए तब भी जीरो आ जाएगा, 3 इंटू जीरो कर दो तब भी जीरो आएगा, 100 इंटू जीरो कर दो तब भी जीरो आएगा. इसका मतलब क्या हुआ, जीरो को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जीरो ही प्राप्त होता है. तो बोला क्या उसमें से एक संख्या जीरो होनी चाहिए या दोनों जीरो होनी चाहिए. यहाँ पे देख लीजिए, जीरो इंटू वन का जीरो हो गया. सेकेंड एग्जांपल लेता हूं मैं, 2 इंटू जीरो का भी क्या हो गया, जीरो हो गया. ठीक हो गया. अच्छा, थर्ड एग्जांपल देख लीजिए. यहाँ पे इस बार ले रहा हूं मैं कुछ 8 नंबर लेता हूं, 8 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. हम एक फोर्थ एग्जांपल ले रहा हूं एक और, इस बार मैं दोनों संख्या को जीरो करता हूं, जीरो इंटू जीरो इक्वल टू जीरो हो गया. अब यहां पे देख लीजिए, जीरो इंटू जीरो भी जीरो हो गया. अब उसका सवाल क्या था, क्या उनमें से एक संख्या वन, क्या एक संख्या जीरो होनी कंपलसरी है तब उनका गुणनफल जीरो होगा. यस, कम से कम एक संख्या जीरो आनी चाहिए दोनों में, तब उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, जीरो होगा. यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते. पहले मैंने एग्जांपल सपोज मैंने लिया 1 और यहाँ पे ले लिया 2, तो 1 2 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, जो कि नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा. 1 2 से तो क्या होता है, 1 होता है, तो जीरो के बराबर नहीं होता है ना. यानी कि गुणनफल जीरो आने के लिए, गुणनफल जीरो आने के लिए कम से कम दो संख्याओं में एक संख्या तो शून्य होनी ही चाहिए. यहाँ पे एक संख्या शून्य है, यहाँ पे एक संख्या शून्य तब उनका गुणनफल जीरो आ रहा है, एक संख्या शून्य तब उनका गुणनफल जीरो आ रहा है. तो कम से कम एक संख्या जीरो होनी चाहिए. यहाँ पे दोनों संख्या भी जीरो होती है तब भी उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो यही प्रश्न ने पूछा था कि क्या एक संख्या जीरो होनी चाहिए. यस यस, कम से कम एक संख्या उन दोनों में से जीरो होनी चाहिए या दोनों भी जीरो हो सकती हैं. ठीक है, तब उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इस प्रकार से हमको 2-3 एग्जांपल वहां पे बता देते, ये इनका आंसर हो जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, यदि दो संख्याओं को यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो पूर्ण संख्याओं का या संख्याओं का गुणनफल कितना बोला, 1 है, तो फिर कैन वी से दैट 1 और बोथ देम विल बी 1. तो हम कह सकते हैं क्या दोनों में से एक
संख्या 1 होनी चाहिए या दोनों ही संख्याएं 1 होनी चाहिए, तब उनको गुणा करके 1 आएगा। अब ढंग से समझ लीजिए, कोई दो संख्या है, उनको मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, उनको मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, तो क्या दोनों में से क्या होना चाहिए? उन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करने में एक उसमें होना चाहिए या दोनों संख्या 1 होनी चाहिए, तब उनको गुणा करके 1 आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। अब पहले मैं एक संख्या 1 लेके चल रहा हूं, मैंने लिया 1, यहां पे मैं कोई अदर संख्या ले रहा हूं 2। अब 1 2 से क्या होता है 2, जो कि 1 के बराबर नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 1। 1 2 2, 2 होता है, जो कि गुणनफल 1 नहीं आ रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिया 3 into 1 इक्वल टू 3 होता है, ये भी 1 के बराबर नहीं आ रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड वाला 1 into 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, देखो आया 1 के बराबर। यानी कि जब दोनों संख्याएं 1 हो रही हैं, जब दोनों संख्या 1 हो रही हैं, तभी उनका गुणनफल 1 आ रहा है। अन्यथा जब उसमें से एक संख्या 1, जैसे यहाँ पे एक संख्या 1 थी, यहाँ पे एक संख्या 1 थी, तब उनका गुणनफल 1 नहीं आ रहा था, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है, जो कि 1 के बराबर नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा ना। यहाँ पे देखो 1 2 जा 2 होता है, जो कि 1 के बराबर नहीं है। यहाँ पे प्रश्न क्या था, यदि गुणनफल 1 आएगा तो क्या उनमें से एक संख्या 1 या दोनों 1 होनी चाहिए? तो हमारा जवाब क्या होगा, दोनों उनमें 1 होनी चाहिए, तब उनका गुणनफल 1 आएगा। अगर एक 1 होता है, उनका गुणनफल 1 के बराबर नहीं आ रहा है। हमने ये दो एग्जाम्पल पर पे लिखे, अर्थात दोनों संख्या 1 होनी चाहिए, तभी उनका गुणनफल 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उपयोग करिए और इन 5 क्वेश्चनों को हल करिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पिछली वीडियो बता चुका हूं विस्तार से, आप उसको जाके एक बार देख सकते हैं यदि आपको नहीं पता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। एक बार मैं थोड़ा समझा देता हूं। यहाँ पे माना कोई संख्या a है, उसको आपने b प्लस a से मल्टीप्लाई करना है, तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई भी करेंगे अलग अलग। कैसे? a को b से करेंगे तो a इंटू b, अब a को आप c से करेंगे तो a इंटू c, बीच में प्लस है तो ये प्लस है, यानी a का मल्टीप्लाई दोनों संख्या में अलग अलग है। यह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी का उपयोग करके हमको इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक हो गया? अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन 728 into 101। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या करना होता है, किसी एक संख्या को ब्रेक करना होता है, अब ब्रेक करके उसको दो संख्याओं में बांटना होता है। ठीक है, इस प्रकार से दो संख्याओं प्लस के फॉर्म में उसको हम बांट देंगे, ताकि उसका गुणा फिर अंदर बाहर एक की तरफ अंदर बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, 101 को क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे तो ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम, आंसर आ जाएगा इक्वल टू 728 ऐसे रहेगा, इंटू 101 को तोड़ेंगे 100 प्लस 101 को लिखेंगे 100 प्लस 1। अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव की तरफ 728 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 728 का मल्टीप्लाई 1 से भी अलग अलग करेंगे। चलिए कर लेते हैं, 728 इंटू 100 और प्लस वही 728 इंटू 1, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 728 1 + 728, ये 00 ऐसे ऐड हो जाएंगे और प्लस हो जाएगा 728 1 + 728। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में प्लस कर दीजिए तो आ जाएगा 73528, 73528, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इतना क्लियर हो गया है? इसी प्रकार से क्वेश्चन 2 भी ऐसे सॉल्व करेंगे। आंसर यहां पे क्या करेंगे, 1001 को ब्रेक करेंगे, इसको हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 1 करके लिख सकते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 5437 इंटू 1001 को लिखेंगे 1000 प्लस 1 कर दिया, दो संख्याओं ब्रेक। अब 5437 का अंदर बाहर दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक हो गया, इक्वल टू
5437 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इंटू 1000 और प्लस 5437 को 1 से भी मल्टीप्लाई कर इंटू 1 हो जाएगा। चलिए अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5437 1 जा 5437, 000 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और प्लस 5437 1 जा 5437 इक्वल टू, इनको आपस में प्लस कर दीजिए तो प्लस करके आ जाएगा 544 2437 2437, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इतना क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 824 इंटू 25। ब्रेक कर देंगे यहाँ पे, 25 को ब्रेक कर रहा हूं मैं, तो ब्रेक करके लिख देंगे इसको 824 इंटू 25 को लिख देंगे 20 प्लस 5 भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए। 824 इंटू 20 और 824 इंटू 5, दोनों पे अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। अब अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए। 824 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 16480 16480 प्लस 824 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 4120 4120। इनको आपस में प्लस कर दीजिए 20600 हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर डी पे आ जाएंगे। इसके डी को हल कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर 125 को ब्रेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4275 इंटू, तो 125 को ब्रेक करके क्या लिखेंगे 100 प्लस 25 लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब यहां पे देखिए 4275 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करना तो इजी है। 4275 1 जा 4275 00 ऐड हो जाएंगे। अब 4275 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 25 बहुत बड़ी संख्या है तो थोड़ा मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। हम क्या करेंगे, इसको 25 को भी ब्रेक कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर देंगे ताकि हम उसको मल्टीप्लाई और आसान हो जाए और इजी हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 4275 इंटू 100 ऐसे रहेगा। हम क्या करते हैं 25 को भी ब्रेक कर देते हैं। 25 को ब्रेक करके क्या लिख देंगे 20 प्लस 5 भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। 25 को भी ब्रेक कर दिया, अब संख्या और छोटी हो गई है। अब 4275 का मल्टीप्लाई करना इजी हो गया थोड़ा सा। ठीक है, या फिर कर लेते हैं अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4275 इंटू 100 प्लस 4275 इंटू 20 और प्लस ऐसे आ जाएगा और 4275 इंटू 5, इस बार 5 से तीनों पे अलग अलग मल्टीप्लाई। आज इसको 100 से मल्टीप्लाई कर कितना था 4275, ये 00 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 4275 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करके 85500 85500 प्लस और 4275 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पे 21375 इन सबको प्लस कर देंगे, हो जाएगा 375 ये हो जाएगा हमारा आंसर। इतना क्लियर हो चुका है। इसी क्वेश्चन का ई वाला भी चलते हैं। ई वाला क्वेश्चन आ जाएगा आंसर 35 को ब्रेक करेंगे तो 30 प्लस क्या लिखेंगे 30 प्लस 4, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे 504 ऐसे लेकर हम क्या करेंगे 35 को 30 प्लस 4 लिखेंगे। अब यहाँ 504 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्या बड़ी संख्या है तो हमें इसको दूसरे ढंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। 504 को इस बार हम क्या करें ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख रहे हैं 500 प्लस 4 लिख के चल रहे हैं इंटू 35 ऐसे आ जाएगा। अब क्या करना है 535 का मल्टीप्लाई 500 से 35 का मल्टीप्लाई 4 से भी कर लेंगे।
कर देते हैं मल्टीप्लाई, 500 इंटू 35 प्लस ऐसे आ जाएगा और 4 इंटू 35, दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई करती हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 35 को 500 से मल्टीप्लाई करना इजी है क्योंकि आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 जीरो आपके वैसे ही ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 17500, 17500 और 4 इंटू 35 का 140 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का आपस में प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 17640, 17640, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इतना क्लियर हो चुका है। चलिए अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक बार इसको पढ़। स्टडी द पैटर्न, यहां पे एक पैटर्न है संख्याओं का, इसको बोला इसका अध्ययन कीजिए पहले और उसके बाद राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, इसके बाद 2 और स्टेप्स को आप सॉल्व करिए, ज्ञात करिए। तो पहले क्या करते हैं, इन पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं, पैटर्न क्या कह रहा है, किस प्रकार से वो पैटर्न बन रहा है उसको समझते हैं, और समझने के बाद उसके 2 और स्टेप क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए, सबसे पहले पहली पंक्ति को समझ लेते हैं पहले। यहां पे कितना आया 1, ठीक हो गया। 1 के बाद क्या 1 2 आ गया, एक नंबर से बढ़ गई है, 1 2 3 एक नंबर और बढ़ गई है, 1 2 3 1 2 3 4, यहां एक और संख्या बढ़ गई, 3 के बाद 4 आ गए हैं, और यहां होगा 1 2 3 4 5। यू नो जो पहली वाली ये जो पहला वाला जो पंक्ति है ये वाली, इस पे क्या है, पहला वाला कॉलम, इस पे क्या है, हर एक संख्या क्या होगी, बढ़ रही है। जैसे 1 हो गया, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। इसका मतलब हमने इसका पैटर्न समझने के बाद ही पाया कि पहले वाले पे क्या हो रहा है, एक एक संख्या बढ़ रही है। तो जो आपका नेक्स्ट स्टेप आया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एक संख्या और बढ़ जाएगी, जो कि 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 के बाद आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा इनटू। अब दूसरे वाले पैटर्न को समझ लो, बीच वाले इंटू वाले, देखो जहां पे इंटू हो रहा है, यहाँ पे आया 8 8 8 8 8 इंटू 8 इंटू 8 सब में क्या एक जैसा ही है। इस वाले पैटर्न में 8 यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे 8 ही आएगा नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे अगले वाले पे, देख लो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो संख्या नीचे के लिए क्या होगी, बढ़ रही है, उनका असाइनिंग ऑर्डर चल रहा है, बढ़ रही है 1 2 3 4 5। अगर 1 2 3 4 5 होगा तो फिर अगली संख्या क्या हो जाएगी, अगली संख्या फिर तो 6 हो जानी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 5 के बाद आ जाएगा 6 इक्वल टू ऐसे आएगा। अब इस वाले को भी समझ लेते हैं, 9 के बाद 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5। यानी कि एक एक संख्या क्या हो रही है, घट रही है साथ साथ में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फिर 9 8 7 6 5 ऐसे लेगा, एक यहाँ पे संख्या और आ जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में, यह हो जाएगा 4 9 8 7 6 5 4। अब हमको एक और स्टेप लिखना है। अब तो हम इसको समझ चुके कैसे सॉल्व करना है। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब 6 के बाद क्या आ जाएगा, एक और संख्या बढ़ जाएगी 7 इंटू ऐसे आ जाएगा 8। बीच वाली संख्या तो सेम चल रही है इंटू के फॉर्म में, प्लस यहां पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहां आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे एक एक संख्या कम हो रही है, तो 9 8 7 6 5 4, तो 4 के बाद एक कम हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा 9 8 7 6 5 4, एक और कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। हमने क्या किया, इसके अगले 2 स्टेप हमने क्या कर लिए हैं, यही हमको पूछा गया था कि इसको एक बार अध्ययन करें, इसका स्टडी द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। इसके 2 स्टेप्स ये रहे। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 2.3 भी फिनिश्ड हो चुके हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा आपको नॉलेज वीडियो से प्राप्त हो रहा है,
तब वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।